वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 में आज हम शुरू करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस बात को अच्छी तरीके से समझते थे कि जूरिस्प्रूडेंस किसी भी सोसाइटी का, चूँकि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन हमेशा चेंज होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का भी प्रोविजन दिया। सबसे पहले हम अमेंडमेंट वर्ड को समझेंगे। जब भी हम कोई अमेंडमेंट की बात करते हैं तो अमेंडमेंट का अर्थ होता है कि एक कोई स्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ा बहुत जो कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है उसको सुधार दिया जाए, उसको फिर से सही कर दिया जाए। अमेंडमेंट का मतलब संशोधन। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो जैसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा ये सर्कल, ये कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्ट्रक्चर है और इस तरीके से बनाया गया। और इस स्ट्रक्चर को इसमें अगर कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज क्या है? टू गवर्न दिस कंट्री इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर, फंक्शन, दैट इज स्ट्रक्चर, composition and how the government will function. Certain powers have been conferred on government. तो किस तरीके से वर्क करेगी, और बीच में अगर कहीं पर भी समस्या आती है तो उसको अमेंड करने का प्रोविजन हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368 ये प्रोविजन दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी किया जा सकता है। पार्लियामेंट को सिर्फ ये पावर है। यहाँ पर अमेंडमेंट से हमारा तात्पर्य है कि अगर इसमें स्ट्रक्चर में कहीं पर कोई गवर्नेंस में कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो इसका संशोधन करने की आवश्यकता है। उसको लगता है कि क्योंकि समय परिवर्तनशील है और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो रहा है, तो आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अमेंडमेंट का मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि साहब इसको पूरा समाप्त करके एक नया हम पूरा इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दें। अब आपको मैं समझाता हूं कि जब शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस बनाया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ओरिजिनल पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी? जनता के द्वारा। हमारे प्रेमेल में है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular and democratic republic। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ने अपने सर्टेन रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजे कि आपको हमारी इच्छा के अनुसार एक संविधान बनाना है, which would be able to fulfill the wishes and aspirations and will of the people of this country। और उस एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक प्रकार से जो सॉवरेन थी, वी द पीपल, सॉवरेनिटी लाइज विद इन द पीपल ऑफ दिस कंट्री, वी द पीपल। तो वी द पीपल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक प्रकार से ऑथराइज किया। तो ये जो पावर है वो प्लेनरी पावर है। वी द पीपल सॉवरेन है, उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ऑथराइज किया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन, और वी द पीपल ने इंस्ट्रक्शन दिया, डायरेक्शन दिया कि कैसा संविधान बनाना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्लेनरी पावर था, जिसने कि सॉवरेन से डायरेक्ट एक प्रकार से पावर वो प्राप्त किया था। डेरिवेटिव नहीं इसको हम बोलेंगे। लेकिन जब 368 में जो अमेंडिंग पावर है, ये अमेंडिंग पावर है, ये डेरिवेटिव पावर है। क्या मतलब हुआ?
प्लेनरी पावर जो होता है वो ओरिजिनल पावर है। वी द पीपुल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डायरेक्ट पावर कन्फर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन in exercise of its constituent power, the Constituent Assembly has constituted this constitution. But Parliament's amending power under Article 368 is a derivative power. Why? Because हमारा स्ट्रक्चर क्या है? We the people, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो 3 ऑर्गन है, हमारे जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे स्टेट के जो 3 ऑर्गन है, तो लेजिस्लेचर में जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई? बिकॉज पार्लियामेंट्स derive its authority and derive its authority through the constitution. So we the people से कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपुल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो कि ओरिजिनल पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को था, और उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस वाज डन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट वाज ओरिजिनल पावर, प्लेनरी पावर। बट पार्लियामेंट का जो अमेंडिंग पावर है 368 में, ये डेरिवेटिव पावर है। दिस पावर कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी विद इन द लिमिट एंड फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा अमेंडमेंट का पावर है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक पिलर है, वो बेसिक पिलर कभी भी, बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड बाय वर्च्यू ऑफ अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368। जैसे फॉर एग्जांपल ये शर्ट है, शर्ट ये ओरिजिनली मेड है, इसके अमेंडमेंट हमको करना है तो हम बटन चेंज कर दें, इसमें सफेद रंग का बटन है, व्हाइट कलर का, इससे रेड लगा दे, ब्लू लगा दे, इसी अमेंडमेंट कहा जाएगा। लेकिन ये कहें कि नहीं साहब शर्ट को हम पूरी तरीके से अब्रोगेट करके एक नया चीज कर दे, तो वो अमेंडमेंट नहीं होगा, ओरिजिनल मेकिंग होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो ओरिजिनल मेकिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, in exercise of its constituent power, the Constituent Assembly had original plenary power to constitute constitution according to wishes and aspirations of or will of the people of this country. So that this constitution reflects the will of the people of this country, and we the people are real sovereign. And Constituent Assembly was created by the we the people. So उसको प्लेनरी पावर था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अमेंडमेंट का, इसीलिए हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम इस चीज को पहले ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अमेंडिंग पावर का एक अपना लिमिटेशन है, कभी भी वो एक्सीड नहीं कर सकता, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के रूप में इसको नहीं बना सकते। तो 2 चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इन एक्सरसाइज ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, in exercise of its constituent power, Constituent Assembly had constituted a constitution according to will of the people of this country. Amending power जो होता है, Parliament derive its authority to amend power under Article 368 और Article 245 में लिखा हुआ, subject to provision of this Constitution, Parliament has power to make laws within the territory of this country. यानी स्पष्ट रूप से पार्लियामेंट इज सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल ऑर्गन्स आर सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये कहें कि क्लास 1 क्लास 2 ये एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, और उसमें ऑल ऑर्गन्स आर एट अ पार्ट, ये जो कि हमने आपको पहले भी समझा दिया है। अब यहाँ पर हम आपको ये अमेंडमेंट पावर के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में और चीज आपको बताऊं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी सिलेबस में, ये सिलेबस में आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट में दिया हुआ है। इसको मैं पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बड़ा थोड़ा सा इसमें डिस्कशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सवाल आपकी इंटरनल एग्जामिनेशन और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन दोनों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। अभी हम
सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं, बस हमारे यूनिट 4 ये बचा हुआ है, इसमें पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है और यहाँ पर 3-4 टॉपिक सब बचे हुए हैं। लेकिन ये थोड़े इसमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इसको यहाँ आउट ऑफ द टर्न जाकर के लिया हुआ है। इसके बाद बाकी रिमेनिंग टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी बड़े महत्वपूर्ण है, जैसे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अभी हम आपको बताएंगे। ये सब आपके एग्जामिनेशन में आने के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। और अमेंडमेंट में जैसे कि हमने आपको बता दिया कि कभी भी अमेंडिंग पावर इज ए डेरिवेटिव पावर और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो हमारा है वो प्लेनरी पावर है। 368 जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन जो जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था तो उसमें सिर्फ हेडिंग में लिखा हुआ था प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं कुछ केस लॉ डिस्कस करना चाहता हूं। सवाल ये होता है कि जो अमेंडिंग पावर है 368 में पार्लियामेंट का, क्या इसके तहत फंडामेंटल राइट भी अमेंड किया जा सकता है? एक सवाल होता है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 जो फंडामेंटल राइट्स है, क्या ये भी अमेंड किया जा सकता है? क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट हमारे बड़े बेसिक राइट्स हैं, इसको स्टेट किसी भी दशा में छीन नहीं सकती। अब ये बेसिक राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ 1951 में सबसे पहला केस, ये एक इशू आया कि वेदर पार्लियामेंट हैज इन एक्सरसाइज ऑफ दिस अमेंडिंग पावर, वेदर पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड इवन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1951 में पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब किया गया तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उसको चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पहला केस हमारा 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट में हमारा शेड्यूल 9 भी इनकॉर्पोरेट हुआ था। उसमें जमींदारों की जमींदारी खत्म कर दी गई थी। उस एक प्रकार से राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(g) और 19(1)(f) और 19(1)(f) में, और एक प्रकार से जो आर्टिकल 31 में जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था उसको डाइल्यूट करने का काम किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट में। उसमें चैलेंज किया गया कि क्योंकि जमींदारों की जमींदारी छीनी गई थी और सारे स्टेट में लैंड रिफॉर्म लॉ को लागू किया गया था, और इसके तहत एक प्रश्न आया कि क्या पार्लियामेंट अपने अमेंडिंग पावर को एक्सरसाइज करते हुए वे फंडामेंटल राइट भी अमेंड कर सकती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे यहाँ पर जो संविधान पीठ की जो जजेस का बेंच था उसने फैसला दिया कि यस, पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड इवन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट केस आया वो 17th अमेंडमेंट के बाद 17th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1965 में। दूसरा केस 1965 में, इसमें 17th अमेंडमेंट जिसमें कि सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सेवनटीन्थ अमेंडमेंट में सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस आया और इसमें 17th अमेंडमेंट को की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हैड बीन चैलेंज अंडर दिस केस। अब फिर वही इशू आया कि क्या पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट अमेंड करने का पावर है अंडर आर्टिकल 368। तो फिर कोर्ट ने कहा, शंकरी प्रसाद के जजमेंट के अनुसार फिर निर्णय दिया यस। तो यहाँ पर हमारा जो इश्यू चल रहा है कि वेदर पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, this was issue in both of the cases. It was earlier in 1951 Shankari Prasad versus Union of India,
in which Constitution First Amendment was challenged, and 1965 in Sajjan Singh vs State of Rajasthan, again same issue was raised, whether Parliament has power to amend fundamental right or not. इसको भी चैलेंज किया। यहाँ पर भी कोर्ट ने अपना फैसला यह सुनाया, यहाँ भी यस सुनाया था। और आपको मैं बता दूं कि ये दोनों फैसले के बाद 15 साल का अंतर हो चुका था। और उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण बता दूं, मतलब ये अभी तक क्या थी, 1965 तक का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का डेवलपमेंट हुआ, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो जूरिस्प्रूडेंस था, वो ये कहता था कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड इवन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट थर्ड एज वेल, दैट इज फंडामेंटल राइट। उसके बाद 1967 में हमारा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यहां पर 11 जजेस की बेंच बैठी थी, 11 जजेस। और इसने फिर वही इशू आया, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन फोर्थ अमेंडमेंट, इसमें फोर्थ और 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हमारे अमेंडमेंट थे, इसको चैलेंज किए गए, इसको फिर से चैलेंज किया गया, 17th को या फिर से चैलेंज किया गया, फोर्थ अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया गया। और 11 जजेस की बेंच बनाई गई इस बात को कंसीडर करने के लिए कि whether parliament has power to amend fundamental right or not under article 368। कोर्ट ने 6-5 की मेजॉरिटी से जो अपने रूलिंग दी थी, उसमें ये कहा कि पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये आया कि साहब ये क्या होगा, 17 साल तक जितने भी अमेंडमेंट हुए उनका क्या होगा, जिन्होंने फंडामेंटल राइट अमेंड कर दिया, बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट हुई है। तो वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग क्या होता है कि जो 51 से लेकर के फैसला आने के पहले तक जितने अमेंडमेंट थे उस पर इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब से आगे से इसका प्रभाव पड़ेगा। ये प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का मतलब होता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, लेकिन हम ये समझ लें कि कोर्ट ने क्या कहा और किस आधार पर इसको, किन किन ग्राउंड्स पर इसको ये कहा कि एक प्रकार से जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के जजमेंट को ओवररूल किया गोलकनाथ ने, तो गोलकनाथ के केस ने जो किस ग्राउंड पे ओवररूल किया उसको पहले समझ लीजिए। कुछ बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है, बड़े सिग्निफिकेंट है। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 में प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। पार्लियामेंट जो पावर डिराइव करती है वो 368 में पावर है ही नहीं। उनका ये कहना था कि पावर आपको आर्टिकल 245 टू रेजिडुअरी जो पावर हमारा 248 और शेड्यूल 7 का एंट्री 97 लिस्ट 1 के ये यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 97 और 248 रेजिडुअरी पावर एक प्रकार से वहां से डिराइव करती है जिसके तहत इसका अमेंडमेंट करती है। Power to amend the constitution has not been provided, only procedure for amendment। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो हेडिंग लिखी थी प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर की बातें नहीं लिखी थी। और गोलकनाथ ने कहा कि जब और अमेंडमेंट के लिए उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आर्टिकल 13 में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 3 क्लॉज थे। पहला क्लॉज में जितने हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स होने से पहले जो लॉ थे उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, वो जहां तक भी फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है, कॉन्ट्रेरी है,
वो अपने आप में वायर्ड माना जाएगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होने से पहले जितने भी लॉ प्रिवेल कर रहे थे, अगर वो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के इनकॉन्सिस्टेंट है, उससे सुमेल नहीं खाते हैं, उसको कहीं एब्रिज एब्रोगेट करते हैं, तो वो शून्य माने जाएंगे, वायर्ड माने जाएंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे। अभी इसी के तहत जो अभी आपने सेक्शन 377 आईपीसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, तो आर्टिकल 13(1) के तहत अब इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। इसी प्रकार से 13(2) में जो प्रोविजन था, states shall not make any law which abridges, abrogate any of the rights conferred on part 3rd of the Constitution, so far as it abridges, abrogate any of the rights conferred on part 3rd are inconsistent with part 3rd। यानी स्टेट का मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कोई भी ऐसा लॉ या रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकती जो हमारे फंडामेंटल राइट को कम करे, उसको समाप्त कर दे। वह करना स्वतः अपने आप में शून्य माना जाएगा। इसीलिए 13(2) के सहारे, यानी आर्टिकल 13(2) के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट से लेकर 17th अमेंडमेंट उसको बिल्कुल पावर नहीं देती। ये कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट को पावर ही नहीं अमेंड करने का। ये एक्चुअल पावर ये आर्टिकल 248 रेड विथ शेड्यूल 7 के एंट्री नंबर 97 में जो रेजिडुअरी पावर है उसको एक्सरसाइज करके अमेंड करती है, और 13(2) को सुपरसीड नहीं कर सकती। और 13(3) में तीसरा क्लास जो दिया है, इसमें लॉ को डिफाइन किया गया है। इसमें रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज, ऑर्डिनेंस, अभी जैसे कल ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, जो एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत जो इसमें अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जारी किया गया, ऑर्डिनेंस भी हमारा लॉ के पर्व्यू में आता है। तो ये कहने का मतलब हो गया कि लॉ की जब बात करेंगे तो कोई भी, यानी कि एक प्रकार से गोलकनाथ ने ये कहा कि Parliament does not exercise any constituent power, rather it's ordinarily exercises legislative power, जैसे और कोई लॉ बनाती है। और अतः अब फंडामेंटल राइट को वो अमेंड नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ। ह्यू एंड क्राई क्यों हुआ? क्योंकि ये अपने आप में इतने लंबे समय तक जो फंडामेंटल राइट को सरकार ने अपने तरीके से पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उसने किया, बहुत बड़ा अमेंडमेंट था। जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले रिजर्वेशन का प्रोविजन आर्टिकल 15(4) उसी में ऐड किया गया था, जिसमें कि सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए इसमें ये एक प्रकार से मतलब ये आरक्षण का प्रावधान किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट में। 9 शेड्यूल ऐड किया गया था, जमींदारी समाप्त किया गया था, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे। वो सारे अमेंडमेंट को ओवर रूल कर, यानी कि फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं कर सकते। देन प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी। उसके बाद इस समय वो कांग्रेस पार्टी पूरी पावर में थी। उसके बाद उन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया। मैं यहाँ पर अभी आपको 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे बताता हूँ। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में उन्होंने आर्टिकल 13 में सबसे पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 1, 2, 3 उन्होंने चौथा क्लास जोड़ दिया कि जो कुछ भी 368 के तहत अमेंडमेंट किया जाएगा वो लॉ नहीं, वो उस यानी कि जो लॉ वर्ड जो डिफाइन किया गया था क्लास 3 में, उसमें 368 पे लागू नहीं होगा। यानी पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज of its amending power under Article 368, whatever amendment is being done by the Parliament that shall not be affected by virtue of Article 13। क्योंकि 13(2) के तहत ही गोलकनाथ ने फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का जो पावर, तो उन्होंने कहा कि वो फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं कर सकते। इस चीज को ओवर रूल करने के लिए, गोलकनाथ के फैसले को पलटने के लिए 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, और इसमें पहला 13(4) ऐड किया गया और 368 का पूरा ओवरहॉलिंग कर दिया गया। उसमें हेडिंग चेंज कर दिया गया। उसमें हेडिंग ले दिया गया, पहले था प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें अब इसके बाद 24th अमेंडमेंट के बाद उसमें हेडिंग डाल दी गई पावर एंड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर एंड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर क्लास 1 में एक नया क्लॉज, और क्लास 1 को 2 में जो खिसका दिया गया,
मतलब कहने का मतलब एक नया क्लॉज जोड़ दिया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि इन एक्सरसाइज, हम इसको कोट करते हैं, जो आपका प्रोविजन है, जो आपके जो अभी बेयर एक्ट में जो प्रोविजन दिया गया है, ये 24th अमेंडमेंट में ही आया है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन नहीं है। इसकी हेडिंग में जो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर, पहले सिर्फ प्रोसीजर देयरफॉर था, पावर नहीं था। पहला क्लॉज जो इसमें टोटल 24th अमेंडमेंट में लिखा हुआ है, जिसको ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया, notwithstanding anything in this constitution, parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal by any provision of the constitution in accordance with the provision of laid down in this article। ये क्लास 24th अमेंडमेंट में जोड़ा गया। 24th अमेंडमेंट का मुख्य उद्देश्य था गोलकनाथ के रूलिंग को ओवररूल करना, यानी कि जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया था 11 जजेस की बेंच 6-5 की मेजॉरिटी से जो किया था, उसको ओवररूल किया गया 24th अमेंडमेंट में। उसके बाद क्लास 2 में जो 368 वो वही है ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको उसी तरीके से रखा। और उसके बाद क्लास 3 में फर्दर यहाँ पे क्लैरिफाई किया, यानी 368 में क्लास 1 और क्लास 3 एकदम नया था। उसमें ये कहा कि नथिंग हियर इन शैल अफेक्ट द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 13, और वहां 13 के सब +4 में नथिंग हियर इन शैल अफेक्ट प्रोविजन अंडर अमेंडमेंट मेड अंडर 368। वो दोनों को काउंटर बैलेंस करने के लिए 13(4) को और 368 सब +3 को इस तरीके से बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 13 सब +2 के तहत ही फंडामेंटल राइट का एक प्रकार से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने जो रूल किया था उसको ओवर रूल किया। इसके बाद अब गोलकनाथ के जजमेंट के बाद 24th अमेंडमेंट जो आया, इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे और ये कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।